हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एसपीएम ऑनलाइन क्लास में मैं शिवा भाई स्वागत करता हूं। तो आज की इस टॉपिक में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट में या इस इन्वायरमेंट से जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन जो बनते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण, ये पर्यावरण का अगर हम शाब्दिक अगर हम अर्थ देखें दोस्तों, तो ये दो शब्दों से जो मिलकर के बना हुआ है। पहला परि, दूसरा होता है दोस्तों आवरण। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें दोस्तों, परि का मतलब होता है पृथ्वी और आवरण का मतलब होता है दोस्तों घिरा होना। तो आप इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। परि का मतलब दोस्तों परिधि है ना, जैसा कि आप जानते हैं परिधि का जो आकार क्या होता है, गोल होता है ना। तो पृथ्वी का जो आकार भी क्या होता है दोस्तों, गोल है ना। तो मतलब बुक में इस तरह से भी आप डिफाइन किया हुआ है कि परि का मतलब हमारे चारों ओर। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आप पृथ्वी भी आप मान सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आवरण मतलब दोस्तों घिरा होना। क्या का घिरा होना? आप जैविक घटक या अजैविक घटक है ना, जैविक घटक अजैविक घटक, ये दोनों जो घटकों से जो है ना घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो हमारे जो आसपास हमारे जो आंखों से जो भी जो वस्तुएं जो दिखाई देती हैं दोस्तों, वो पृथ्वी के चारों ओर ये आवरण के जो रूप में जो घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप है ना पर्यावरण का जो है ना निर्माण होता है। तो अगर हम इसका नॉर्मली इसका हम डेफिनेशन देखें, तो पर्यावरण का अगर हम परिभाषा देखें, तो हम इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी वस्तुएं हमारे आँखों से जो दिखाई देता है, वो पर्यावरण के कहीं ना कहीं अंग होते हैं, है ना। तो इस तरह से भी हम पर्यावरण का हम परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, हम दोस्तों अगर हम पर्यावरण का अगर हम घटक देखें, ठीक है, ये तो हो गया है ना। इसका हम थोड़ा बृहद रूप से हम समझने का हम प्रयास करते हैं। इस पर्यावरण के अगर हम घटक देखें दोस्तों, हम इसको इन दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला अजैविक घटक है ना, अजैविक घटक, अजैविक घटक। दूसरा होता है दोस्तों जैविक घटक। तो इस अजैविक घटक में अगर हम बात करें दोस्तों, उसमें आप लिख सकते हैं है ना, स्थलमंडल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों जलमंडल। ठीक है, तो इसमें आप इसका और डिवाइडेड देखें दोस्तों। जैविक घटक में अगर हम बात करें, तो इसमें आएगा दोस्तों दो आएगा है ना, जंतु पर्यावरण, जंतु पर्यावरण, और दूसरा दोस्तों वनस्पति पर्यावरण। अगर हम इसे हम देखने का अगर हम प्रयास करें ना अजैविक घटक के अंतर्गत, ठीक है, तो स्थलमंडल दोस्तों पूरा जो स्थल वाला भाग है ना, उसके बाद वायुमंडल दोस्तों जो पूरा वायु वाला भाग, उसके बाद दोस्तों जलमंडल पूरा जल वाले जो भाग आते हैं। ठीक है, तो अर्थात अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसे जो चीज को जो रखा जाता है दोस्तों, जिसमें जो है ना जीव नहीं पाया जाता। आप इस तरह से भी आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी है ना, जैसे कि बुक हो गया, तो वो पूरे दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक दोस्तों ऐसे कोई जो वस्तुएं जिसमें जो है ना जीव पाया जाता है, वो जैविक घटक के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इसमें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जंतु पर्यावरण, इसमें कोई भी जीव जंतु जैसे कि गाय बैल हो गया। ठीक है, उसके बाद वनस्पति पर्यावरण। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के जो वनस्पति होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वो वनस्पति पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि ये जो जैविक जो घटक होता है दोस्तों है ना, यही जो जैविक जो घटक होता है वो जीव मंडल पर ये जो है ना डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जैसे कि स्थलमंडल, ठीक है, ये स्थलमंडल और ये वायुमंडल और दोस्तों ये जलमंडल। ठीक है, ये तीनों जो मिलकर के क्या बना लेते हैं दोस्तों, ये जीवमंडल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है,
जीवमंडल जहाँ पर जीवों का जो है ना निवास स्थान माना जाता है। किसी भी जो है ना जीव को अगर जिंदा रहने के लिए है ना एक जो आवश्यक रूप से जो चाहिए होता है ना, किसी जीव को रहने के लिए एक स्थल की आवश्यकता तो होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सांस लेने के लिए जो है ना वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जल की भी आवश्यकता होती है, चाहे आप ये है ना जंतु पर्यावरण हो, सॉरी चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, ठीक है। यही जो जंतु और ये जो वनस्पति है ना, पेड़ पौधे और जितने भी जो जीव जंतु है दोस्तों, इसी जो है ना जीव मंडल में ही क्या करते हैं, वो निवास करते हैं, ठीक है। यहीं पर जीव मंडल में ही हम लोग रहते हैं, यहीं पर जो है ना निवास स्थान है। और इसी जीव मंडल में ही दोस्तों आप लोग को जो है ना विभिन्न पेड़ पौधों के जो है ना आप लोग को बायोडाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, ये जो सारे जितने भी जो घटक होते हैं है ना, हमने जो पढ़ा है अजैविक घटक और जैविक घटक, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक पर्यावरण के जो है ना पार्ट या अंग ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना पर्यावरण का जो है ना परिभाषा समझकर आप बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा दोस्तों हम बात करेंगे कि पर्यावरण के जो है ना संरक्षण को लेकर के, ठीक है। तो इस पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के वैश्विक स्तर पर और जो है ना हमारे जो भारत में क्या क्या जो प्रयास किए गए उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे जो पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पर्यावरण का संरक्षण को लेकर के वैश्विक स्तर पर और जो है दोस्तों हमारे जो इंडिया लेवल में क्या क्या जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है। और इसका जो पर्यावरण का जो संरक्षण का जो प्रयास है वो कहाँ से जो प्रयास हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखने का हम प्रयास करेंगे। इसी में हम थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जो सौर विकिरण से जो आने वाली जो किरण को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्यताप कहते हैं। जब यही जो सूर्यताप जब हमारे जो पृथ्वी पर जब आपतित होती है, ये सूर्यताप जब आपतित होती है, तो यही जो सूर्य की जब प्रकाश की जब किरणें इस धरती पर जो टकरा कर जब रिफ्लेक्ट या परावर्तित हो जाता है ना, तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि जो हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित जैसे गैस है, जैसे कि मोटर वाहनों से या कल कारखाना धुओं से जो निकलने वाली जो गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इन गैसों के जो चलते दोस्तों जो वायुमंडल में एक चादर सी बन जाती है ना। इन्हीं चादरों के जो कारण है ना, तो उन विकिरणों का जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना परावर्तित नहीं हो पाता, वो जो किरणें हैं दोस्तों पुनः धरती पर जो है ना आने लगता है, जिसके कारण से उस धरती का जो है ना टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर ढंग से हम समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि आप इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है दोस्तों, सूर्य। ये जब सूर्य की जो प्रकाश की जब किरणें कहाँ पर आपतित होंगी दोस्तों, ये होंगी कहाँ, धरती पर, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो आपको धरती पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, है ना, आपको मोटर गाड़ी भी इसमें चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कल कारखाने भी आपको मिलेंगे, है ना, स्वाभाविक सी बात है ना, कल कारखाने भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं जो मोटर वाहन व बाइक व कल कारखानों से है ना निकलने वाली धुआं, जैसे कि आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से निकलने वाली जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों मीथेन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये प्रदूषित जो गैसें हैं ना, इस वायुमंडल में दोस्तों क्या बना लेती हैं, एक चादर की जो समान संरचना बना लेती है ना। जब किरणें है ना, यही जब किरणें जब पृथ्वी पर जब पड़ेगी, तो पृथ्वी पर ये प्रकाश की जब किरणें पड़ेगी तो ये जो परावर्तित हो जाएंगी ना, ठीक है, परावर्तित हो जाएंगी ना, तो इन जो गैसों के जो कारण है ना पूर्ण रूप से जो है परावर्तित ना होकर के फिर ये धरती पर ही ये जो प्रकाश की जो किरणें जब आने लगेगी, है ना,
तब यहाँ जब आने लगेगा ना, तो यहाँ का जो धरती का जो टेम्परेचर है दोस्तों, जो तापमान जो है ना, औसत जो तापमान में जो है ना वृद्धि होने लगेगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि यह जो ग्रीन हाउस प्रभाव का अगर हम उपयोग देखें तो ये खास करके ठंडे प्रदेशों में देखा जाता है, वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इस जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि खास करके ठंडे प्रदेश में अगर देखा जाए, उसमें जो है ना सब्जियों को या सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है, फूलों को जो है ना बागवानी में फूलों को जो उगाने के लिए भी जो है ना इस ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है ना उपयोग किया जाता है। उसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो इस तरह से होता है ना, ये चादर रहेगा, है ना, जब सूर्य की जब प्रकाश की जब किरणें जब आपतित होती है ना, तो ये जो आपतित होने वाली जो किरणें को दोस्तों यहाँ पर जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये बाहर का जो टेम्परेचर कम होगा और दोस्तों अंदर का जो टेम्परेचर जो है ना अधिक होगा इसकी जो अपेक्षा। ठीक है, जिसको जो टेम्परेचर जिस मात्रा में जो टेम्परेचर जो चाहिए होता है एक पौधे को, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठंडे प्रदेशों में दोस्तों ये ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। और इसमें दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यहाँ दूसरा जो वर्ड देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग को बता दूं यहाँ जो ये तो गैसेस तो सेवेज रहते हैं ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है दोस्तों, उसमें थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और ग्लोबल जो वार्मिंग दोस्तों क्या होता है कि इसके जो ग्रीन हाउस प्रभाव की जो अपेक्षा यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोस्तों वो अधिक होने लगता है। ठीक है, इस टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस जीवमंडल में उपस्थित जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों उस पर जो हानि पहुंचने लगता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। इसी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखेंगे जो समुद्र तटीय प्रदेशों में अगर देखा जाए ना, तो वो बाढ़ आने के जो है ना खतरा ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, जब ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, जब बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल का स्तर जो बढ़ेगा, जब है ना समुद्र का जल का स्तर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब दोस्तों वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो बाढ़ आने का जो है ना खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में अंतर क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में दोस्तों थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है किसकी अपेक्षा, ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षा। ग्लोबल वार्मिंग में जो है ना टेम्परेचर उच्च होता है, जो मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो है दोस्तों हानिकारक होता है। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब बात आती है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैसें कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जो हाल ही में दोस्तों एक पीएससी में जो है ना क्वेश्चन जो आया था, ठीक है, आप लोग को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। और यहाँ से जो है ना ये जो गैसों का दोस्तों क्रम पूछा गया था, तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, लगभग दोस्तों ये 50% के आसपास। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मैथेन। ठीक है, CH4, ये दोस्तों हमारे जो वायुमंडल में भूमिका अदा करता है 18%। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो शेयरिंग होता है दोस्तों लगभग दोस्तों ये 14%। उसके बाद है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका लगभग होता है दोस्तों 6%। तो ये अभी जो हाल ही में अगर देखा जाए दोस्तों, ये PSC के जो प्री में जो दोस्तों ये जो इसका जो क्रम पूछा गया था, तो ये जो किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ये जो गैस होता है दोस्तों ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग को बता दूँ कि यहाँ जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन का जो यहाँ जो पहली बार दोस्तों ये 1930 में जो है ना अमेरिका में जो देखा गया था, जो एक रासायनिक अभिक्रिया में जो है एक अभिशाख होने के जो कारण जो है ना इसका जो है ना उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। और इसी का आप लोग को बता दूं कि यही जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन से जो ही उत्पन्न है ना, क्लोरीन और जो फ्लोरीन इसी से जो उत्पन्न होते हैं, जो ओजोन परत का क्षति होने का जो है ना कारण बनते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम जो पता है दोस्तों, कैलिफोर्निया का एक विश्वविद्यालय है शेरवुड, सेरेमनी एक कॉलेज है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है ना इसका सिद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों ओजोन लेयर या ओजोन परत, है ना। तो ये ओजोन परत दोस्तों ऑक्सीजन के जो है ना 3 परमाणु से जो मिल करके ये बना होता है। और यह जो ओजोन लेयर दोस्तों वायुमंडल में स्थित एक लेयर समताप मंडल होता है, ठीक है। तो इसी जो समताप मंडल में एक गैस का जो है ना एक परत पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से जो मिलकर के बना होता है। यह जो ऑक्सीजन का जो 3 परमाणु से जो किस प्रकार बनते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये सूर्य की जो प्रकाश की जब किरणें दोस्तों, है ना, ये जब वायुमंडल में जब पड़ती है, वायुमंडल में स्थित जो समताप मंडल में जब पड़ता है, तो ये जो सूर्य की जो प्रकाश की जब किरणें इस ऑक्सीजन पर जैसे ही जो पड़ती है दोस्तों, तो ये ओजोन का जो है ना इसमें निर्माण होता है, ठीक है। तो ये ओजोन परत का हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए अगर हम बात करें तो ये सूर्य की जो किरणों से जो निकलने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणों से जो है ना हमें बचाता है। और इस कारण से ओजोन लेयर को जो है ना पर्यावरण का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जैसे कि उत्तरदायी CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, और एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऐसे जो 3 जो गैसेस होते हैं दोस्तों, जो ओजोन परत को जो है ना क्षरण के लिए जो है ना काफ़ी उत्तरदायी होते हैं। इसमें से अगर हम बात करें, ये सूर्य की जो प्रकाश की जब किरणें जब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जैसे ही जब सूर्य की जो प्रकाश की जब किरणें जो पड़ता है दोस्तों, तो ये क्लोरीन और दोस्तों ये फ्लोरीन में जो है ना विघटन हो जाता है, ठीक है। यही जो क्लोरीन और ये फ्लोरीन में जो विघटन होने के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि इस वायुमंडल में स्थित जो समताप मंडल पर स्थित ये ओजोन लेयर पाया जाता है ना। तो यही जो क्लोरीन और ये फ्लोरीन दोस्तों ये ओजोन लेयर को जो है ना क्या कर देता है दोस्तों, ये अलग अलग जो ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जिसके कारण से ओजोन का जो लेयर है दोस्तों वो पतला हो जाता है। और इसी के कारण दोस्तों पतला हो जाने के कारण यह जो पराबैंगनी जो किरणें होते हैं दोस्तों वो धरती पर पहुंच जाता है, जिसके कारण से जैसे कि त्वचा कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर, और एक होता है दोस्तों मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से जो है ना शिकार होना पड़ता है, ठीक है। तो इन जो जैसे बीमारियों से दोस्तों, और इसके साथ साथ आप देखेंगे इस पृथ्वी पर जो उगने वाले जो फसलों के लिए भी जो है ना काफ़ी हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से दोस्तों ये जो है ना ओजोन परत को क्या कहा जाता है, पर्यावरण का जो है ना रक्षक भी कहा जाता है ना। तो अब बात आती है दोस्तों, ये जो CFC अगर हम बात करें तो ये CFCCS या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से ये उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों जैसे कि फ्रिज हो गया, है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इससे जो है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है ना सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, इसके ऊपर ये कंट्रोल करना होगा, तभी जा करके जो है ना CFC का जो है ना सेक्रेशन कम होगा। और जब CFC जब अधिक होगा दोस्तों, जब सूर्य की जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ेगा तो क्लोरीन फ्लोरीन में फिर डिवाइडेड होगा, फिर ये ऑक्सीजन के जो परमाणु को जो है ना तोड़ने में मदद होगा, जिससे क्या होगा, ये ओजोन का जो लेयर कम होता जाएगा। और आप लोग को बता दूं, ये एक क्लोरीन व एक फ्लोरीन का जो अणु होता है दोस्तों, लगभग जो है ना 1 लाख ओजोन परत के अणु को तोड़ने में जो है ना ये सक्षम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है। इससे जो है ना उत्तरदायी गैसें से कौन से होती हैं याद रखेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों कौन कौन से जो बीमारियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग को बता दूँ कि यहाँ जो CFC जो होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे कि नायलॉन 6 बनाने में भी जो है ना यह जो CFC उत्पन्न होता है, और यह लगभग 800 गुना, है ना, ये गर्मी पैदा करने में जो है ना CFC ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सक्षम होते हैं, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो दोस्तों ओजोन परत का अगर मौसम में अगर देखा जाए तो गर्मी के जो मौसम में
सबसे अधिक ह्रास देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर अधिक रहता है। अब हम देखते हैं दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरा अगर वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो जहाँ से जो औद्योगिक जब क्रांति शुरू हुआ तो प्रदूषण जब बढ़ने लगा, है ना, जब प्रदूषण जब बढ़ने लगा तो यह लोगों के मन में यह विचार आया कि पर्यावरण का जो है ना संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो पर्यावरण के जो संरक्षण को लेकर के वैश्विक स्तर पर और जो है ना भारत में जो क्या क्या जो प्रयास किए गए हम इसमें हम देखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम पहला हम देखते हैं दोस्तों वैश्विक स्तर पर, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया लेवल में क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। तो पहला है दोस्तों वैश्विक स्तर में हम पहला देखते हैं दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। ये दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पहला प्रयास था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये स्वीडन में हुआ था, ठीक है। और इसी स्वीडन में दोस्तों 119 देश इसमें जो है ना शामिल थे। और इसका जो मेन रूप से अगर हम बात करें तो ये 5 जून 19 इसका जो नींव रखा गया था दोस्तों कि 5 जून 1973 को जो है ना स्टॉकहोम सम्मेलन रखा जाएगा, ठीक है। तो 5 जून 1973 से लेकर के दोस्तों ये 16 जून 1973 तक यहाँ जो सम्मेलन चला। और जैसा कि आप जानते हैं और इसी जो यहाँ जो पहला जो प्रयास था तो इसी कारण से दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब स्वीडन में हुआ था? 5 जून 1973 को, ठीक है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर हम इसका मुख्य उद्देश्य हम देखें तो पर्यावरण को जो है ना संरक्षण करना है। अगर मैं इस सम्मेलन का अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना पर्यावरण संरक्षण करना है और एक वैश्विक स्तर पर सुधार लाना है, ठीक है। इनका जो एक मुख्य उद्देश्य रहा, ठीक। उसके बाद दूसरा दोस्तों हैबिटाट सम्मेलन। ये हैबिटाट जो सम्मेलन दोस्तों 1976 में हुआ था, जेनेवा में हुआ था। और ये महासागरों से संबंधित जो भी जो प्रदूषण होते हैं दोस्तों उनको जो है ना एक रोक लगाने के जो संबंध में हुआ था, ठीक। उसके बाद है दोस्तों ये नैरोबी सम्मेलन, है ना। ये नैरोबी सम्मेलन दोस्तों 1982 में हुआ था, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए ही दोस्तों, है ना, ये केनिया में जो है ना यहाँ जो नैरोबी सम्मेलन मनाया गया। और इस नैरोबी सम्मेलन में अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों लगभग 105 देश शामिल थे। और इनका उद्देश्य भी क्या था? पर्यावरण संरक्षण करना था, ठीक है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को जो लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ विकसित देश थे, है ना, उस स्थिति में, और कुछ विकासशील देश थे। तो विकसित देशों को, है ना, विकासशील देश की अपेक्षा अधिक जो है ना इस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है ना विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के जो है ना इसमें यह जो बात रखा गया। उसके बाद है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 1992, है ना, ब्राज़ील में हुआ। तो इसमें यह जो सम्मेलन में यहाँ रखा गया कि वित्तीय का जो मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, लेकिन ठीक है। तो उसके अंतर्गत भारत में भी अलग अलग जो राज्यों में जो डिवाइड था, अलग अलग जो संस्थाएं थी, तो उन संस्थाओं को यह जो मैनेजमेंट करने का या फिर संरक्षण के क्षेत्र में अलग अलग जो है ना इसमें विभागों में जो है ना डिवाइडेड किया गया और उस क्षेत्र में उस संस्था को जो है ना कार्य सौंप दिए गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय हैबिटेट सम्मेलन। तो इसका जो दोस्तों ये तुर्की में हुआ, ठीक है, जो 3 से जो है ना 14 जून के बीच ये चला, ठीक। उसके बाद है दोस्तों कॉफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो दोस्तों 1995 बर्लिन में हुआ था, ठीक है। 24वां जो बैठक दोस्तों ये पोलैंड में हुआ था। ये जितने भी जो सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, ये केवल क्या था, वैश्विक स्तर पर जो है ना पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हुआ था।
और इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में हुआ था ना, तो वो ग्रीन हाउस संधि था। इनका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना कमी करना था किसी हालत से भी, ठीक है। तो इनका जो एक मुख्य उद्देश्य था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, 1997 में जापान में, ठीक है। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता। ये दोस्तों 1987 में हुआ था, यह पहला सम्मेलन था, ठीक है। और जो 16 सितंबर 1987 ये पहला सम्मेलन था। इसी कारण से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है ना ओजोन दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और आप लोग को बता दूं कि यह जो ओजोन परत का जो क्षरण का सबसे जो पहला जो है ना इसमें जो देखा था दोस्तों, तो वो है जोसेफ फार्मे नाम का जो एक साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने जो पता लगाया था कि ओजोन परत का जो है ना क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो उसके क्षरण को जो है ना कम करने के लिए यहाँ पर जो है ना मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 को, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, कोपेनहेग सम्मेलन 2009, ठीक है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये डेनमार्क में हुआ था, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसका भी मुख्य उद्देश्य यह था कि जो कल कारखानों या मोटर बाइक वाहनों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना बहुत ज़्यादा जो सेक्रेशन होता है, उस सेक्रेशन को जो है ना क्या करना है दोस्तों, कमी करना है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों, तो इस तरह के जो है ना प्रयास वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। और उसके बाद में उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी में दोस्तों एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी देखने को मिलता है। तो वनों में जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण के लिए भी यहाँ जो है ना प्रयास किया गया था, ठीक है। तो इसी में आप देख लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, पर्यावरण से जो कोई भी जो है ना शोध किया जाता है तो उसका जो संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये नागपुर नीरी में है, ठीक है। तो ये था दोस्तों है ना पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो है ना वैश्विक स्तर पर जो है ना क्या क्या जो प्रयास किए गए थे, तो आप लोग को जो है ना इसमें बताने का मैंने जो प्रयास किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे जो भारत देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो है ना क्या क्या जो प्रयास किया गया है, तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एनालिसिस करने का मैं प्रयास करूंगा। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में जो है ना क्या क्या जो प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो अगर हम भारत में देखें दोस्तों 1985 में, ठीक है, जब राजीव गांधी का जब सरकार था तो पर्यावरण वन मंत्रालय का जो है ना गठन किया गया है ना 17 सितंबर 1985 को, ठीक है। और 1986 में वन संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। और उसी के साथ आप देखेंगे 1987 में गंगा कार्य विधान, ठीक है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का जो है ना गठन किया गया। और पांचवा आप देखेंगे दोस्तों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, ठीक है। और इसी 2002 में दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति का भी जो है ना गठन किया गया। और पर्यावरण नीति फिर 2004 में भी आया दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों सातवां NGT, इसका जो गठन दोस्तों 2010 में जो है ना किया गया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों अंग्रेजी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें दोस्तों NGT में क्या होता है, NGT के अंतर्गत दोस्तों इसलिए भी इसका जो गठन किया गया कि कोई भी जो दो राज्यों के बीच वन को लेकर के अगर कोई एक मामला आता है दोस्तों, तो इसी NGT के माध्यम से जो है ना इसमें सुनवाई की जाती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पर्यावरण के जो संबंध में जो महत्वपूर्ण जो डेट है दोस्तों, तो उसको मैं इसमें लिखा हूँ, ठीक है। तो पहला है 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व नम दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 मार्च को दोस्तों विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये 5 जून को दोस्तों ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 16 सितंबर दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी जो पर्यावरण से जो संबंधित जितने भी जो दिवस हैं दोस्तों, आप यहाँ इसमें शॉर्ट लिस्टेड मैं किया हूँ। और एक बच गया दोस्तों ये पर्यावरण,
ये पर्यावरण विकास से जितने भी जो कार्य है दोस्तों, उसको जो है ना एक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। ठीक है, और इसी में दोस्तों खेती के सबसे अगर हम पुरानी पद्धति अगर देखा जाए ना, तो वो जूम की खेती कृषि है। ठीक है, तो ये जितने भी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है दोस्तों, आज आप लोग को जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने का मैंने जो प्रयास किया। ठीक है, एक इको मार्क का जो है ना कार्यक्रम भी चलाया गया। इको मार्क ये आया था दोस्तों 1991 में आया था। ठीक है, इस तरह से। ओके बच्चे, तो ये था दोस्तों पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।